गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में स्पीसीज के इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। जो है स्पीसीज के इंटरेक्शन में पढ़ा था कि एक तो पैरासिटिज्म पढ़ा था कि पैरासाइट फ्री में फूड लेते हैं, जो पैरासाइट फ्री में फूड लेते हैं होस्ट से, जो और कॉमेंसलिज्म पढ़ा था जिसमें एक स्पीसीज अनअफेक्टेड होती थी, दूसरी बेनिफिटेड होती है। तीसरा पढ़ा था म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता था। जो अब हम लेंगे, ये तो हो गई, अब हम लेंगे इन तीन इंट्रैक्शन के बाद में, तीन इंट्रैक्शन थे, पहले कुछ बातें एनसीईआरटी की वो लेता हूँ, फिर इंट्रैक्शन, मेनली दो इंट्रैक्शन अब कराऊंगा मैं, जो कंपटीशन और प्रेडेशन, ये इंट्रैक्शन करवाने। इनमें से देखता हूँ कौन सा इंट्रैक्शन हो पाता है आज कंप्लीट। कुछ बेसिक बातें इंट्रैक्शन के बारे में बता रखी, वो करा रहा हूँ पहले मैं। जो है हम इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन ले रहे थे। जो इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन दो स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप between two different species। इंट्रैक्शन दो स्पीसीज के बीच में हो तो इसको इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन बोलते हैं। जो है जैसे करवाए थे ना मैंने, पैरासाइट और होस्ट अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। कॉमेंसलिज्म में कॉमेंसल और होस्ट अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। माइकोराइजा में रूट और फंगस अलग अलग स्पीसीज की होती थी। लाइगन में अलगी फंगस अलग अलग स्पीसीज की होती है। इन सब में इंट्रैक्शन करवाया था मैंने। तो दो स्पीसीज के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। दो स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन। इस धरती पे कोई भी स्पीसीज ऐसी नहीं है जो अकेले रह पाए बगैर इंट्रैक्शन के। No species on the earth can live alone। कोई स्पीसीज इस धरती पर अकेले नहीं रह सकती। जो हर स्पीसीज को फूड के लिए दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड होना ही होता है। एवरी स्पीसीज डिपेंड अपॉन द फूड। Every species depend upon other species for the food। हर स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज पे खाने के लिए डिपेंड होना पड़ता है। हर स्पीसीज खाने के लिए दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड रहेगी। तुम बोलोगे कि प्लांट तो खाना खुद बनाते, वो तो अकेले रह सकते हैं ना? प्लांट भी नहीं रह सकते। इवन ऑटोट्रॉफ, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं, कैन नॉट लिव अलोन। जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ, वो भी अकेले नहीं रह सकते। जो कैसे? प्लांट किस पर डिपेंड करेंगे? प्लांट भी अकेले नहीं रह सकते। जो प्लांट, एक प्लांट के से दूसरे प्लांट में पोलिनेशन करवाना हो तो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। बगैर पोलिनेशन के प्लांट खत्म हो जाएंगे। जो प्लांट में पोलिनेशन ना हो तो प्लांट की स्पीसीज खत्म हो जाएगी। गैमेट नहीं जुड़ेगा तो नया प्लांट कहां से आएगा? तो प्लांट पोलिनेशन के लिए डिपेंड करते हैं एनिमल पे। जो प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर पोलिनेशन। प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड करते हैं पोलिनेशन करने के लिए। एनिमल पोलिनेशन करते हैं प्लांट्स का। जो दूसरा, प्लांट फूड तो खुद बनाएंगे लेकिन मिट्टी से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तो लेते हैं, मिनरल लेते हैं और पानी लेते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो
हवा से CO2 लेते हैं फूड बनाने के लिए। तो प्लांट्स जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिट्टी से लेते हैं वो तो डेड बॉडी के डिकम्पोजिशन से आते हैं, और डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन माइक्रोब करते हैं। अगर इस दुनिया में प्लांट ही प्लांट हो और प्लांट की डेथ होने के बाद वो इकट्ठी हो जाए तो प्लांट का मटेरियल प्लांट में रह गया। तो प्लांट को पहले डिकम्पोज करना पड़ेगा, फिर मिनरल बनेंगे, वो मिनरल प्लांट दूसरा प्लांट ले जाएगा जो। तो प्लांट को ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए भी माइक्रोब की जरूरत होती है, और वो मिनरल्स प्लांट ले पाता है। अगर डिकम्पोजिशन ना हो माइक्रोब से तो वो मिनरल मिट्टी में रहेंगे नहीं, नए प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जो। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? प्लांट्स नीड माइक्रोब्स। प्लांट को माइक्रोब की जरूरत होती है। माइक्रोब क्या करते हैं? माइक्रोब्स डिकम्पोज, माइक्रोब डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको प्लांट डिकम्पोज करेगा एंड रिलीज इनऑर्गेनिक मटेरियल। माइक्रोब डेड मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे और इनऑर्गेनिक मैटर बाहर आ जाएगा। इस इनऑर्गेनिक मैटर को प्लांट लेगा। These inorganic matters are taken by the plant. अगर माइक्रोब ना हो तो मिट्टी का इनऑर्गेनिक एलिमेंट तो खत्म हो जाएगा। जो पहले के प्लांट है सारा ले जाएंगे, नया इनऑर्गेनिक मैटर कहां से आएगा? वो तो डिकम्पोजिशन से आता है, और डिकम्पोजिशन माइक्रोब करता है। तो माइक्रोब के ऊपर प्लांट डिपेंड करता है। ठीक है। यहाँ तक अब मैं कुछ इंट्रक्शन बता रहा हूं। जो है हम बोलेंगे इंट्रक्शन में, इंटर स्पेसिफिक इंट्रक्शन में दो स्पीसीज को फायदा भी, अगर फायदा हो तो प्लस साइन से दिखाएंगे, नुकसान हो तो माइनस साइन से दिखाएंगे, और फायदा नुकसान कुछ भी ना हो तो 0 से दिखाएंगे। बेनिफिशियल इंट्रक्शन, फायदे वाला इंट्रक्शन is shown by plus sign। हार्मफुल इंट्रक्शन को बोलते हैं डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल इंट्रक्शन या हार्मफुल इंट्रक्शन ये शोन बाय नेगेटिव साइन। फायदे का इंट्रक्शन को प्लस साइन से दिखाएंगे और नुकसान वाले इंट्रक्शन को नेगेटिव से दिखाएंगे। और न्यूट्रल इंट्रक्शन आर शोन बाय 0 साइन। कैसे? जैसे मान लो स्पीसीज, इधर लेता हूं स्पीसीज ए, एक तरफ ले रहा हूं स्पीसीज बी, और इधर ले रहा हूं इंट्रक्शन। स्पीसीज ए है, बी है और इंट्रक्शन है। दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो तो बोलता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में मैंने बताया था, इंट्रक्शन करवाया था म्यूचुअलिज्म में, दोनों ए और बी स्पीसीज दोनों को बेनिफिट होता था। लाइकन में एल्गी फंगस दोनों को बेनिफिट होता था। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल था लाइकन में। एक को अनअफेक्टेड हो, एक को फायदा हो तो कॉमेंसरिज्म बोलते हैं। कॉमेंसरिज्म, वन स्पीसीज बेनिफिटेड, अदर इज अनअफेक्टेड। एक अनअफेक्टेड हो, एक को नुकसान हो तो
इसको बोलते हैं एमेंसरिज्म इंट्रैक्शन। कॉमेंसरिज्म एमेंसरिज्म दोनों में एक स्पीशीज अनअफेक्टेड होती है। कॉमेंसरिज्म में एक को बेनिफिट होता है, एमेंसरिज्म में एक को नुकसान होता है। अच्छा, एक को फायदा और एक को नुकसान हो तो ये इंट्रैक्शन पैरासिटिज्म भी हो सकता है, प्रीडेशन भी हो सकता है। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन दोनों में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। लेकिन लास्ट इंट्रैक्शन है और लास्ट इंट्रैक्शन है कंपटीशन। इसमें दोनों को नुकसान होता है। कंपटीशन, अगर दो स्पीशीज कंपटीशन करेंगे तो दोनों को नुकसान हो जाएगा। जो कॉमेंसरिज्म करवा चुका हूं, म्यूचुअलिज्म करवा चुका हूं, पैरासिटिज्म करवा चुका हूं, एमेंसरिज्म सिलेबस में नहीं है, डिटेल कराऊंगा उसमें ले लूंगा, एनसीईआरटी में नहीं है इसके बारे में। मेन दो टॉपिक है प्रीडेशन और कंपटीशन। पहले मैं कंपटीशन का टॉपिक कराऊंगा, कंपटीशन लेता हूं जो है। और न्यूट्रलिज्म किसको बोलते हैं? दोनों स्पीशीज अनअफेक्टेड रहे, दो स्पीशीज साथ हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रही, अफेक्ट नहीं कर रही, तो न्यूट्रलिज्म बोलते हैं। न्यूट्रल हो दो स्पीशीज आपस में। जो इनकी डिटेल बाद में लूंगा मैं, अभी फिलहाल मैं ले रहा हूं कंपटीशन। अच्छा, तीन इंट्रैक्शन है जहां पे दो स्पीशीज को साथ रहना जरूरी है। इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, कॉमेंसरिज्म एंड पैरासिटिज्म। डिफरेंट स्पीशीज should live together। दो स्पीशीज को साथ रहना जरूरी है कॉमेंसरिज्म में, कंपटीशन में और पैरासिटिज्म में। दोनों साथ रहेंगे, दो स्पीशीज साथ रहेंगे तो ये इंट्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं कंपटीशन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंपटीशन। कंपटीशन, डार्विन ने कंपटीशन को हिंदी में बोलते प्रतिस्पर्धा। डार्विन ने कहा था कि कंपटीशन से एवोल्यूशन होता है। तो कौन सी कंपटीशन की बात कर रहा था वो? इंटरस्पेसिफिक या इंट्रास्पेसिफिक? इंटरस्पेसिफिक की बात कर रहा था। अकॉर्डिंग टू डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन अकर ड्यू टू इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। डार्विन जिस कंपटीशन की बात कर रहा था उसका नाम था इंटरस्पेसिफिक, दो स्पीशीज के बीच में। इंट्रास्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा था डार्विन। जो कंपटीशन कब होती है? कंपटीशन अकर बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज। कंपटीशन रिलेटेड स्पीशीज में होती है एंड रिसोर्स आर लिमिटेड। नॉर्मली की बात है।
नॉर्मली कंपटीशन कब होती है? नॉर्मली कंपटीशन कब होती है? नॉर्मली जब रिसोर्स लिमिटेड हो, जो चीज दो स्पीसीज है, जो चीज इन दोनों को चाहिए वो कम पड़ जाए, तब कंपटीशन होती है। दो ऑर्गेनिज्म, दो स्पीसीज ए और बी, और उनके लिए फूड चाहिए दोनों को, फूड कम पड़ जाएगा तो कंपटीशन होगी नॉर्मली। तो कंपटीशन कब कब होती है? जब रिसोर्स का मतलब जरूरत की चीज कम पड़ जाती है, तब कंपटीशन होती है। कंपटीशन अकर बिटवीन टू स्पीसीज व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड। कंपटीशन तब होता है जब रिसोर्स लिमिटेड हो, और नॉर्मली एक जैसी स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है। नॉर्मली कंपटीशन जो है एक जैसी स्पीसीज में होता है। जो इस डेफिनेशन की ड्रॉबैक, इस लाइन की कमियां, क्या वास्तव में ऐसा है इस लाइन में जो मैंने लिखा है? तो हम बोलेंगे कंपटीशन was also found between unrelated species. In Lake of America. अमेरिका की लेक में कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीसीज में भी मिली। कौन सी दो स्पीसीज थी जिसमें कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीसीज में मिली है? नाम बताओ। तो हम बोलेंगे एग्जांपल, कंपटीशन वाज फाउंड बिटवीन फ्लेमिंगो एंड फिशेस। कंपटीशन फ्लेमिंगो बर्ड्स और फिश के अंदर भी मिली है। वरना कंपटीशन तो फिश के बीच में होनी चाहिए, बर्ड्स के बीच में होनी चाहिए। ये तो अनरिलेटेड के बीच में कंपटीशन होगी। तो पहले नॉर्मली कंपटीशन रिलेटेड स्पीसीज में मिलती है, लेकिन एक्सेप्शन है, अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन मिलती है, जैसे फ्लेमिंगो और फिश में मिली है। कोई पूछे कि कंपटीशन किसके बीच में मिलती है, रिलेटेड में या अनरिलेटेड? तो बोला नॉर्मली तो रिलेटेड स्पीसीज में कंपटीशन मिलती है, लेकिन कभी कभी अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन मिल सकती है। इस वाली जो बात थी इसकी ड्रॉबैक है। अच्छा, क्या कंपटीशन तभी होती है जब रिसोर्स लिमिटेड हो? कई बार जरूरत की चीजें बहुत ज्यादा होती है फिर भी कंपटीशन मिलती है। कैसे? Sometime, दूसरी ड्रॉबैक, sometime competition is found when resource are unlimited. कई बार रिसोर्स बहुत ज्यादा होता है फिर भी कंपटीशन मिल जाती है। इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन में फीडिंग एफिशिएंसी of one species is decreased in presence of another species. रिसोर्स बहुत ज्यादा है तब भी दो स्पीसीज में कंपटीशन मिल रहा है। एक स्पीसीज कम खाना खा रही है, एक ज्यादा खा रही है। दो स्पीसीज में कंपटीशन हो रही है, एक कम खाना खाए एक ज्यादा खाना खाए, तो हम बोलेंगे कंपटीशन है। दो स्पीसीज साथ रह रही है, खाने की चीज बहुत ज्यादा है, फिर भी एक स्पीसीज कम खाए एक ज्यादा खाए, तो समझ लें सब कुछ कंपटीशन की वजह से हुआ है। जब खाने की एफिशिएंसी जो एक स्पीसीज की कम हो जाए दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में, तो हम बोले कंपटीशन हो गई है।
रिसोर्स अनलिमिटेड फिर भी कंपटीशन, इस कंपटीशन को क्या बोलते हैं? जब फीडिंग एफिशिएंसी, खाने की एफिशिएंसी कम हो जाए तो इस कंपटीशन को बोलते हैं, दिस कंपटीशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसको इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलेंगे। जब एक कोई पूछे डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में, इंटरफेरेंस कंपटीशन की डेफिनेशन बताओ, तो बोल दो जब एक स्पीसीज की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाए दूसरी की प्रेजेंस में, तो इसको इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। और ये रिसोर्स अनलिमिटेड होती है तब भी हो जाती है जो, ठीक है। एग्जाम में इंटरफेरेंस कंपटीशन की डेफिनेशन ये लिख दो, और आ जाए कंपटीशन की डेफिनेशन बताओ, तो फिर मैं लास्ट डेफिनेशन बताओ, ये याद रखनी है, ये कंपटीशन की डेफिनेशन है। लास्ट में कंपटीशन का टॉपिक बहुत ज्यादा है, वैसे बता रहा हूं कंपटीशन की जो रियल फाइनल डेफिनेशन क्या निकल जाएगी वो बता रहा हूं। कंपटीशन की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन की डेफिनेशन क्या है? अब ये सुनो, इस कंपटीशन की डेफिनेशन, कंपटीशन की डेफिनेशन क्या है? जब दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होती है, एक कम बच्चे पैदा करती है, एक ज्यादा करती है। बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी को रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोलते हैं। बच्चे ज्यादा पैदा हो, किसी दो स्पीसीज ए और बी, ए के बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और ज्यादा नंबर में सर्वाइव कर रहे हैं, बी में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं या मर रहे हैं, कम सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम बोले ए की रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है। तो कंपटीशन जब दो स्पीसीज में होती है तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस अफेक्ट हो जाती है। कंपटीशन डेफिनेशन क्या है? डिक्रीज इन रिप्रोडक्टिव फिटनेस of one species in presence of reproductive fitness को बोलेंगे R, in presence of another species। क्या होती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस? डेफिनेशन बताओ। रिप्रोडक्टिव फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? एक स्पीसीज की रिप्रोडक्टिव फिटनेस दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में कम हो जाए, क्या होती है कंपटीशन? कंपटीशन डेफिनेशन, दो स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज की फिटनेस दूसरी की प्रेजेंस में कम हो गई, कम हो गई, कंपटीशन हो गई। दो स्पीसीज है अकेले रहती हैं, खूब बच्चे पैदा कर दिए, बराबर बच्चे पैदा कर रही है, लेकिन नजदीक लाया तो दोनों ने बच्चे कम पैदा कर दिए, स्टार्ट कर दिए, हम बोले कंपटीशन है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस कम हो गई। तो रिप्रोडक्टिव दो स्पीसीज में बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस की डेफिनेशन बेटा मैं आगे लूंगा, जान नहीं दे सकता, मैं एवोल्यूशन में लेना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव फिटनेस में बच्चे पैदा करना ही रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं होती, बच्चे सर्वाइव करना भी रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। तो जैसे दो स्पीसीज ए और बी, दोनों ने 10-10 बच्चे पैदा किए, एक के 7 बच्चे सर्वाइव किए, एक के 5, क्योंकि 5 मर गए, एक के 3 मरे, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस किसकी ज्यादा है? 7 वाले की। जो तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस में दो चीजें चेक करते हैं, कितने बच्चे पैदा किए, कितने सर्वाइव किए। अगर दोनों ने, एक ने 7 बच्चे पैदा किए, एक ने 5 किए, तो 7 वाले की रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा नहीं है, अभी से नहीं पता लगाओगे। 7 के बाद 3 बचे, इसके 5 के बाद 4 बचे, तो 5 वाले की कम बच्चे पैदा किए, उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है, क्योंकि उसकी सर्वाइव ज्यादा करेंगे लास्ट में। जो तो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होने के बाद सर्वाइव जिसके ज्यादा करते हैं, उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा होती है। तो दो स्पीसीज में कंपटीशन कब बोलोगे? दो स्पीसीज में कंपटीशन चल रही है या नहीं चल रही है? अगर एक की रिप्रोडक्टिव फिटनेस कम हो जाए दूसरे की प्रेजेंस में, कम बोलेंगे
कंपटीशन चल पड़ी। ठीक है, अगला टॉपिक है यहां तक हो गए। ये तो था रिपोर्टिंग कंपटीशन डेफिनेशन। गाज रूल क्या है? गाज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गाज साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया है कि दो स्पीसीज में जब कंपटीशन होती है तो एक स्पीसीज एरिया छोड़ के चली जाती है या खत्म हो जाती है। जो स्ट्रॉन्ग होती है वो बच जाती है, वीक जो है या तो मर जाती है या खत्म हो जाती है, एरिया छोड़ के चली जाती है। ये गाज का प्रिंसिपल। व्हेन कंपटीशन occurs between two related species, जब दो एक जैसी स्पीसीज में कंपटीशन होती है, then one species leave the area or get extinct। दो स्पीसीज में कंपटीशन होती है तो एक स्पीसीज एरिया को लीव कर जाती है या खत्म हो जाती है। यह है गाज का प्रिंसिपल। एग्जाम्पल कहां हुआ ऐसा? ऐसा कहां पे हुआ? ये गाज का प्रिंसिपल कहां देखा? गाज ने कहां देखा? इन गालपगो आइलैंड्स इन गालपगोस आइलैंड्स। आइलैंड है जहां डार्विन गए थे, गालपगो आइलैंड्स। वहां पे बकरियां छोड़ दी गई थी, गोट छोड़ दी गई थी। इसकी वजह से टर्टल खत्म हो गई, जो टोटवाइज खत्म हो गई। टोटवाइज भी घास खाता था, गोट भी घास खाता था, दोनों में कंपटीशन हुई और टोटवाइज खत्म ही हो गए। दो स्पीसीज जब एक चीज खाएंगी तो एक स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग होगी, गोट स्ट्रॉन्ग थी बच गई, गोट खत्म और टोटवाइज वीक थी खत्म हो गई। गालपगो आइलैंड में गोट resulted in the extinction of tortoise। गोट ने टॉर्टोइज को खत्म कर दिया। एक एग्जांपल इसका ये होगा, एविडेंस इन फेवर ऑफ गाज प्रिंसिपल। गाज प्रिंसिपल के फेवर में एविडेंस। दूसरी कंपटीशन देखी गई बैलेनस के अंदर, बार्नेकल के अंदर। बार्नेकल कुछ वॉर्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, शायद मेरे हिसाब से क्रस्टाशियंस होते होंगे जो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते होंगे। तो बार्नेकल के बीच में कंपटीशन हुई। एक बार्नेकल की स्पीसीज ने दूसरे बार्नेकल की स्पीसीज को खत्म करवा दिया। तो बार्नेकल का नाम है बैलेनस, ये बार्नेकल है। बैलेनस रिजल्टेड इन द एक्सटिंक्शन ऑफ, बैलेनस ने खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया? बैलेनस। कैथैलमस, ये भी बार्नेकल है। बैलेनस नाम का जो बार्नेकल था उसने कैथैलमस नाम के बार्नेकल को खत्म कर दिया। बैलेनस ने कैथैलमस को खत्म कर दिया।
ये गाज प्रिंसिपल था, एक स्पीसीज ने दूसरी को खत्म कर दिया। एक वर्ड आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। पूछ लिया जाए एग्जाम में, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव रिलीज की डेफिनेशन बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिटिव रिलीज, तो उसकी डेफिनेशन बताओ क्या है, क्या होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज की डेफिनेशन। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब होता है जब 2 स्पीसीज में कंपटीशन हो, क्यों रहे 2 स्पीसीज ए और बी, उनमें कंपटीशन है और एक एरिया में मिल रही है, तो पता है जो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है उसका एरिया ज्यादा मिलेगा, ज्यादा एरिया में रहेगी, वीक स्पीसीज कम एरिया में रहेगी। जब 2 स्पीसीज में कंपटीशन होता है ए और बी में, तो ए एरिया उसी, जैसे 1 किलोमीटर के एरिया में 2 स्पीसीज रह रही है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 800 मीटर एरिया में एक स्पीसीज मिले, 200 मीटर एरिया में एक स्पीसीज मिले, तो बोले एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक का ज्यादा है, एक का कम है, कंपटीशन की वजह से ऐसा हो जाता है। और इस केस में अगर मैं जो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज ए वाली हटा दूं, हटते के साथ जो कम एरिया की स्पीसीज है उसका एरिया बढ़ जाएगा, इसको कंपटीटिव रिलीज बोलते हैं। जब 2 स्पीसीज में कंपटीशन होती है तो जो एरिया कवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज का ज्यादा होता है और वीक स्पीसीज का कम होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्पीसीज खत्म होने के बाद वीक स्पीसीज का एरिया बढ़ जाता है, इसको कंपटीटिव रिलीज बोलते हैं। लिखे, when competition occur between 2 species, जब 2 स्पीसीज में कंपटीशन होता है एंड एरिया of one species, area occupied, occupied area, 2 स्पीसीज में कंपटीशन है, occupied area of one species, जब 2 स्पीसीज में कंपटीशन हुई और एक स्पीसीज का ऑक्यूपाइड एरिया ज्यादा है, is more than another species, जब कंपटीशन हुई तो 2 स्पीसीज में कंपटीशन हुई, एक का ऑक्यूपाइड एरिया ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो जब कंपटीशन होती है 2 स्पीसीज में तो एक स्पीसीज का एरिया ज्यादा होता है, दूसरे का कम है। इस केस में जो लेस एरिया ऑक्यूपाइड है उस स्पीसीज का एरिया भी बढ़ सकता है अगर सुपीरियर स्पीसीज खत्म हो जाए। इन दिस कंडीशन स्पीसीज हैविंग लेस ऑक्यूपाइड एरिया can increase its area if another species got extinct. समझे? जब कंपटीशन हुआ 2 स्पीसीज में, एक का एरिया ज्यादा एक का कम है, इस कंडीशन में जिस स्पीसीज का एरिया कम है वो अपना एरिया बढ़ा सकती है, दूसरी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज।
क्या है कंपीटिटिव रिलीज? दो स्पीसीज है, उनमें कंपटीशन हुआ। दो स्पीसीज है, उनमें हुआ कंपटीशन। एक का एरिया कम है, एक का ज्यादा है। ज्यादा एरिया वाली स्पीसीज जैसे ही खत्म होगी, कम एरिया की स्पीसीज का एरिया बढ़ जाएगा। इसको कंपीटिटिव रिलीज बोलते हैं। दो स्पीसीज में कंपटीशन हुआ, एक का एरिया, एक कम एरिया में थी, एक ज्यादा में थी। ज्यादा एरिया वाली स्पीसीज जैसे ही खत्म होगी, कम एरिया वाली स्पीसीज का एरिया बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं कंपीटिटिव रिलीज। हो गए? गाज के खिलाफ एविडेंस, गाज के फेवर में थे। एविडेंस अगेंस्ट गाज प्रिंसिपल। गाज ने कहा दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, एक स्पीसीज एरिया छोड़कर चली जाएगी। लेकिन ऐसा भी मिला है इस दुनिया में, कई स्पीसीज सेम खाना खा रही है और एक एरिया में रह रही है। कंपटीशन, और दो स्पीसीज एक साथ रहेंगे तो एक खत्म होगी, ये कहा था गाज ने, अगर एक चीज को खाएंगी तो। लेकिन कई स्पीसीज एक चीज को खा रही है लेकिन एक एरिया में रह रही है, एरिया भी नहीं छोड़ रही, खत्म भी नहीं हो रही। ऐसा कहां मिला है? इन वार्बलर बर्ड्स, एक बर्ड्स है वार्बलर, 5 species use same food। वार्बलर बर्ड्स में 5 स्पीसीज सेम फूड लेती है ऑन द ट्री, बट नो स्पीसीज गॉट एक्सटिंक्ट। वार्बलर की 5 स्पीसीज एक पेड़ पर मिलती है, वार्बलर की 5 स्पीसीज एक पेड़ पर मिलती है, लेकिन एक भी स्पीसीज खत्म नहीं होती। वार्बलर की 5 स्पीसीज मिलती है लेकिन एक भी स्पीसीज खत्म नहीं होती, उनमें कंपटीशन भी नहीं है। 5 स्पीसीज है, एक एरिया में रहती है, एक खाना खा रही है, फिर भी खत्म नहीं हो रही। इसके अकॉर्डिंग खत्म होनी चाहिए गाज के अकॉर्डिंग। वार्बलर बर्ड्स में 5 स्पीसीज सेम फूड खाती है लेकिन स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं होती। फूड शेयर करने की फिनोमेना को क्या बोलते हैं? 5 स्पीसीज सेम फूड शेयर कर रही है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स और फूड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एरिया। फूड या रिसोर्स शेयर कर रही है डिफरेंट स्पीसीज। एक एरिया की स्पीसीज सेम एरिया की स्पीसीज, सेम एरिया की डिफरेंट स्पीसीज फूड को शेयर कर रही है। एक ही पेड़ पे 5 स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज है 5, सेम एरिया यानी पेड़, उस पर फूड को शेयर कर रही है और खत्म भी नहीं हो रही। तो फूड शेयर कर रही है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एरिया विदाउट एक्सटिंक्शन, विदाउट दैट एक्सटिंक्ट। अलग अलग स्पीसीज फूड को शेयर कर रही है बगैर एक्सटिंक्ट हुए। इट इज कॉल्ड रिसोर्स पार्सनिंग। जब कई स्पीसीज एक साथ रहे, खत्म ना हो, तो इसको रिसोर्स पार्सनिंग बोलते हैं। ये गाज के खिलाफ है। गाज ने कहा था एक स्पीसीज, गाज ने कहा एक स्पीसीज, गाज ने कहा कई स्पीसीज एक एरिया में रहेंगी और सेम फूड खाएंगे तो कुछ स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, जो स्ट्रॉन्ग बचेगी। लेकिन ऐसा भी मिला है वार्बलर के अंदर कई स्पीसीज साथ भी रहती, खत्म भी नहीं होती। इसको होता है रिसोर्स पार्सनिंग। तो एक टॉपिक था किसका? कंपटीशन का है।
टाइम ही खत्म हो गया। मैं तो सोच रहा था पीडियाट्रिशियन का टॉपिक साथ में ले लूँगा, ये तो कंपटीशन के टॉपिक में ख़त्म हो गया जी। तो कंपटीशन टॉपिक के साथ इस वीडियो खत्म कर रहा हूँ, अगला वीडियो में बाद में लेंगे।